वातावरण बने, उस पर अगर काम करेंगे तो अपनी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। ये बात समझ में आती है क्या? आती है क्या? भारी पड़ रहा है क्या मैं जो बोल रही हूँ? ठीक है। अब सवाल ये है कि ये महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है घर के बाहर वाला, उससे पहले की बहुत पुरानी आदि मानव वाली बात हम लोग छोड़ देते हैं, जब महिला भी शिकार करती थी, पुरुष भी शिकार करता था, क्योंकि पेट भरने का सवाल था। मगर बहुत आगे आते हैं तो खेती की व्यवस्था जब से शुरू हुई, तब हमने क्या तय किया कि महिला घर संभालेगी, बच्चे संभालेगी, और पुरुष जो है वो बाहर का मेहनत वाला काम जो है वो करेगी। मगर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब भाप की खोज हुई, मशीन बड़ी बड़ी बनने लगी, और हमने क्या करना शुरू किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी है, हवा है, उसका उपयोग अपने लिए करना शुरू किया। तो ऐसे में विश्व युद्ध हुए। विश्व युद्ध में जो है वो पुरुष जो है लड़ाई लड़ने गए, तो मशीनें कौन चलाएगा उसका सवाल। तो वो जो बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, तो उस समय महिलाएं पहली बार अपने घरों से बाहर आई और उन्होंने जो है वो पुरुषों का काम करना शुरू किया, क्योंकि पुरुष क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में महिलाओं का बाहर निकलना किसी युद्ध की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि भारत उतने पैमाने पर कभी भी किसी भी विश्व युद्ध में उसने हिस्सा नहीं लिया, हम गुलाम थे। मगर भारत में महिलाओं को बाहर निकालने का काम जो है, जो फोटो में लगे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने किया। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का काम करना चाहिए। मतलब बहुत सारी वीरांगनाएं हैं, जैसे जिजाऊ है, लक्ष्मीबाई है, वो सारी थी, पर वो अकेली थी, एक्सेप्शन थी, माने अपवाद के रूप में थी। मगर जब सावित्रीबाई आई, फातिमा जी आई, उन्होंने क्या किया कि सबके लिए शिक्षा का, अभी थोड़ी ताकत कम लगेगी, बहुत ताकत दिख रही थी सुनाई दे रहा है? चालू है? तो उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तरह से ये तय किया कि भाई सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सभी महिलाओं को जो है पढ़ने लिखने के लिए बाहर आना चाहिए। तो हमारे देश में महिलाएं बाहर आई कि पढ़ाई के, मतलब हमारे अच्छा हो, हम पढ़े लिखे, हमारी जो है वो विकास हो, इस तरह की चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर आगे चल के एक आदमी आता है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। वो कहता है कि अगर तुमको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए तुमको खुद लड़ना पड़ेगा। पहली बार क्या होता है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ये कानून लाती है कि भाई जो शादी क्रिश्चियन पद्धति से होगी वो ही शादी मान्य होगी। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय, जो मुस्लिम रह रहे थे, हिंदू रह रहे थे, सिख रह रहे थे, उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो गांधी जी अपने घर में आते हैं, बोलते हैं, कस्तूरबा को बोलते हैं, सुनती हो, पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो अपना बना के बोलते, सुनती हो कि सरकार ने जो है तुमको मेरी रखेल घोषित कर दिया है। ये भड़की, बहुत स्ट्रांग थी कस्तूरबा जो थी। आपको याद होगा कि जब उनको घर से निकाल रहे थे धक्का मार के, तब उन्होंने शर्मिंदा किया कि तुम प्रदेश में जो है मेरे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो, मुझको घर से निकाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तो गांधी जी ठंडे पड़े। तो जब ये सुना उन्होंने तो बोली कि क्या बकवास कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसा कानून आया है कि सरकार कह रही है कि क्रिश्चियन पद्धति से जो शादी होगी वही शादी मान्य होगी, बाकी की सारी शादियां अमान्य हैं। तो अगर शादी अमान्य है तो तुम्हारा मेरा रिश्ता भी जो है वो इलीगल है, माने कानूनी नहीं है। तो क्या करें अभी? तो बोले तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, है ना। नूरजहां जो है वो अपने उनके बैग में स्लोगन लिखा है कि हमारी समस्या हमारा नेतृत्व, माने अगर प्रॉब्लम हमारा है तो सॉल्व भी हम ही करेंगे करके। तो वो गांधी जी ने कहा उनको, और पहली बार जो है लगभग 15 से 20 महिलाएं, जिसमें 12-13 साल की बच्ची भी थी, एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसने बच्चे को जन्म भी जेल के अंदर दिया, कस्तूरबा गांधी, 2 से 3 महीने की उन लोगों को जेल दी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि अगर आपको अपने लिए सुविधा चाहिए, अपने लिए विकास चाहिए, अपने लिए बेहतरी चाहिए, तो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद करोगे कि कोई तुम्हारे लिए करे, तो वो करने वाला तुमसे उसकी कीमत भी वसूलेगा। तो जो स्वतंत्रता जो चीज़ है वो सबको अपनी अपनी लड़नी पड़ती है, लेनी पड़ती है। और पहली बार ये हुआ कि हमने देखा कि महिलाएं जो है वो रास्ते पर आई समाज के सवालों को, अपने सवालों को लेकर।
तो दक्षिण अफ्रीका में जो था वो नागरिकता का सवाल था, उनको परमिट वगैरह दी थी जिसके विरोध में उन्होंने। फिर भारतीय आंदोलन में हम देखते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता के आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में जुड़ी। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करना, नमक का कानून तोड़ना, खादी का चरखा चलाना, सर पे सीने पे गोली लेना, डंडे खाना। इसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मेरे पास है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो थी वो समाज के काम के लिए आगे हैं। और ये मैं आपको कहना चाहती हूँ अपने अध्ययन के आधार पर कि ये दुनिया में पहली बार हुआ। दुनिया में मतलब मनुष्य के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि महिलाएं घर के बाहर निकली कि हमको देश के लिए काम करना है, हमको समाज के लिए काम करना है। और अगर आप ध्यान देंगे तो जो इन्होंने कहा ना, मैं सॉरी नाम के बारे में बहुत गड़बड़ करती हूँ, पर आपने कहा कि महिलाओं की, गृहिणियों की भी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज कैसे अच्छा बने। तो ये गृहिणियों की भी जिम्मेदारी है। ये वाक्य को थोड़ा मैं बदल दूँ कि हम आधी दुनिया है। कोई गृहिणी को ऐसा विशेष प्राणी नहीं है कि जिसकी जिम्मेदारी है। हम दुनिया की उतनी ही हिस्सेदार हैं जितने कि भाई लोग। तो भाई लोग जिस तरह से अपनी दुनिया के लिए काम करते हैं, वैसे ही अपनी जिम्मेदारी है अपनी दुनिया के लिए काम करना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दुनिया जो है वो भाई लोग अपने नज़रिए से बनाते हैं, है ना। मैं अगर ये कहूँ, भाई लोग माफ करेंगे, मैं बहुत डर के ही बोलती हूँ, भाई लोग जब सामने होते हैं तो मेरी बात का कहीं बुरा नहीं लगता है पर मैं अगर ये कहूँ कि आज की जो दुनिया है वो मोटी मोटी भाइयों ने बनाई, मतलब धर्म कैसा होगा, राजनीति कैसी होगी, पैसा कैसे चलेगा, अर्थशास्त्र कैसा होगा, मोटा मोटा आप देखिए घर कैसे चलेगा, हम क्या पहनेंगे, किसने तय किया? हमने तो नहीं तय। हम क्या खाएंगे, मतलब लड़कियां नहीं, पूरे समाज में कपड़ा क्या पहना जाएगा, किस तरह का कपड़ा पहना जाएगा, है ना। ये सारा मोटा मोटा जो है वो भाइयों का बनाया हुआ है। इस बात से कोई असहमत है क्या? हम सब पुरुष प्रधान संस्कृति में जी रहे हैं। आज लगभग पूरी दुनिया जो है वो पुरुष प्रधान संस्कृति का ही हिस्सा है। बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स ऐसे हैं जो अभी भी मैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है, माने जिसमें माँ को जो है वो प्राधान्य देता है। जैसे खास करके नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हैं, दक्षिण में केरल वगैरह में जाते हैं, तो उसमें जमीन का अधिकार माने संपत्ति का अधिकार माँ से बेटे को मिलता है। बाकी मोटा मोटा सभी जगह पर जो है आप देखेंगे कि पितृ सत्ताक समाज में हम रहते हैं। धर्मों का इंटरप्रिटेशन है ना, हमारी जो धार्मिक किताबें लिखी हुई हैं, उस किताब का मतलब क्या है वो भी भाइयों ने किया है ना। महिलाएं इस रोल में कहीं भी नहीं है, तो उनका सारा इंटरप्रिटेशन उनके नजरिए से होता है और वो लोग कंट्रोल पावर की पोजीशन में है। तो वो क्या चाहते हैं, किस तरह से करते हैं कि भाई मैं अगर निर्णय तय कर रहा हूँ तो मैं ये फायदे के नियम बनाऊंगा, मैं सबके फायदे का क्यों मैं सोचूं। मोटा मोटा अगर हम ये देखें तो सारी दुनिया जो है वो भाइयों के नज़रिए से बनी हुई दुनिया है। उसका हर काम, उसका हर नियम, उसकी हर कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हर चीज़। अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम भी अपनी आवाज़ उसमें मिलाएं। हम ये नहीं कह रहे कि भाइयों को हटाओ अब हमारा राज है, नहीं। हम ये क्या कह रहे हैं कि बहनों का नजरिया भी तो आए ना सामने कि कैसे होगा, कैसे दुनिया चलेगी, कैसे घर चलेगा, कैसे स्कूल चलेंगे, कैसे अस्पताल चलेंगे। महिलाएं जो है, आप में से जो भी गृहिणियां हैं, मोटा मोटा मैं ये मानती हूँ, सब हम लोग भी कोई झूठी धुली नहीं है, ये मैं समझती हूँ कि हम में भी कपट है, हम में भी छल है, ईर्ष्या है, वो सब है कि वो इंसानी कमजोरियां हैं। पर हमको छोटे से बड़ा करते वक्त ये बताया जाता है कि भाई घर खुद को संभालना है। तो घर में कौन कौन आता है, माँ बाप भी आते हैं, बूढ़े सास ससुर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बच्चे कभी कभी विकलांग पैदा होते हैं। अपने कितना सुंदर गीत अपने बच्चों ने यहाँ गाया। बच्चे जो है वो पूरी तरह से सक्षम पैदा नहीं होते हैं। तो घर की गृहिणी जो है वो उन सबको संभालती है कि नहीं है? अपनी मर्जी से हो, कुड़ के हो, जो भी हो, पर वो सबको संभालती है। और वो क्या करती है कि जो लोग अपना काम नहीं कर रहे उनका काम पहले निपटाती है।
जो लोग कर पा रहे हैं, जो बच्चे सक्षम हैं, भाई तू अपना देख ले, अपनी प्लेट खुद निकाल ले, अपना दफ्तर खुद कर ले, इसका जो है वो मैं कर देती हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मगर करते हैं कि नहीं करते हैं? मगर समाज का नियम देखिए, समाज में नियम क्या बना हुआ है कि जो कमज़ोर है उसको लात मार के गिराओ, जो गिर रहा है उसको और गिराओ, जो है वो ना ले। मेरा सवाल ये है कि जो नियम घर पर लागू होता है उसको समाज पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? कि समाज ऐसा बने कि जो अपना कमज़ोर तबका है, जो अपना खुद नहीं कर पा रहा है, उसकी व्यवस्था भी समाज ही करे। ये एक नज़रिया है और मेरा कहना है कि ये बहनों का नज़रिया है। ये लड़कियां जो हैं, आप अगर यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से भी हम लोगों ने यहाँ पर स्वागत सत्कार किया, मैं बता रही हूँ जहाँ को कि जब स्वागत सत्कार होता है तो बड़ी पॉलिटिक्स होती है उसमें कि कौन आके फूलहार देगा, तो उसकी बीवी उसकी या ये उसका, ये लड़की है तो लड़की आएगी, लड़का है तो मेरी पहचान का लड़का, उसका फोटो आ जाए, जो है ये सारी पॉलिटिक्स चलती है जब स्वागत सत्कार चलता है। इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? इन्होंने कहा कि 120 लोग मिलके एक का सत्कार करें। मैं उल्टा सोच रही थी, मैंने कहा ये एक साड़ी 20 लोगों में कैसे बटेगी? तो मुझको साड़ी 20 लोगों को नहीं मिल रही है, एक को साड़ी मिल रही है, 20 लोग दे रहे हैं। ये सहयोग का सोच है, ये सोच है, आप समझिए इस बात को कि लड़कियां अगर सोचेंगी तो हमेशा सहयोग से काम करें, लड़के अगर सोचेंगे तो कंपटीशन से काम करें, स्पर्धा से काम करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि सबको मिलना संभव नहीं है, व्यवस्था ऐसी बनी नहीं है कि सबको मिले, इसीलिए सबको पीछे छोड़ो, मुझको मिलना चाहिए। गांधी यहाँ आकर कहते हैं कि सबको मिले ऐसा क्यों संभव नहीं है? तुमको अगर व्यवस्था ही बनानी है तो तुम ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि सबको मिले, जिसको वो सर्वोदय कहते हैं, मतलब सर्व का उदय। वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सबको स्वर्ग जाने की सोने की सीढ़ी मिले, हर किसी को स्वर्ग सबको चाहिए, भाई मिलना ही चाहिए कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ के अपना अपना स्वर्ग ले लो। फिर वो पूछते हैं पर अपने पास इतना सोना है क्या कि पूरी दुनिया में हर किसी को स्वर्ग जाने की सीढ़ी मिले? तो भाई इतना तो सोना नहीं है, तो चलो लकड़े की सीढ़ी, उतना लकड़ा भी है क्या? तब क्या करोगे? तो भाई स्वर्ग को इधर ले आओ, समाज ही ऐसा बनाओ कि स्वर्ग की तरह लगे, सबको उसमें रहने में मजा आए, सब उसका आनंद उठा सके, सबको मिनिमम चीज मिले और ये सकेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि ये काम हम कर सके, क्योंकि हम उस तरह से सोचते हैं, हम उस तरह से अपना घर चलाते हैं और हम ये हक से कहते हैं कि हम उस तरह से समाज भी चला सकते हैं। आप ये सोच कर देखियो कि आप लोगों की लाइफ कैसी है। अगर मैं ये पूछूं तो शायद एक बार पूछ भी लिया, अच्छा कैसी है आप लोगों की लाइफ, तो हर किसी का अलग अलग जवाब होगा। लड़के का अलग जवाब होगा, लड़की का अलग जवाब होगा, ऊंची जाति के लोगों का अलग जवाब होगा, नीची जाति के लोगों का अलग जवाब होगा। आज देश में खुश हो कि नहीं हो, हिंदुओं का अलग जवाब होगा, मुसलमानों का अलग जवाब होगा, दलितों का अलग जवाब। तो हमने दुनिया ऐसी बना रखी है जिसमें एक का फायदा दूसरा का नुकसान करके ही होता है। हमको ऐसा सोचना है कि क्या कोई दुनिया ऐसी बन सकती है, क्या कोई देश ऐसा, कोई राज्य ऐसा, कोई बुल्ढाना ऐसा बन सकता है कि जिसमें हर कोई कहे कि नहीं अच्छा चल रहा है, चंगा से बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये कल्पना जो है, ये कल्पना है बेहतर देश दुनिया के पीछे की कल्पना है। सारे पॉइंट्स मैं लिख लेती हूँ ना, क्योंकि नहीं तो रहता है कि ये पॉइंट तो छूट ही गया, ये पॉइंट हो गया। में जो है महिलाओं के स्वातंत्र की लंबी लंबी लड़ाई है ना, आप देखेंगे कि वोट देने का अधिकार की लड़ाई 100 साल तक महिलाओं ने की, खास करके पश्चिम की महिलाओं ने। और आखिरी जो लिखित मैंने रिकॉर्डेड अधिकार है वोट देने का, वो 1960 में या 70 में स्विट्जरलैंड को, 1960 में अमेरिका को मिला, क्योंकि अमेरिका में उन लोगों ने ये रखा था कि जो सफ़ेद महिलाएं हैं वो वोट कर सकती हैं, पर जो काले रंग के जो थे, जिनको अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस वक्त पुरुषों को भी मिला, स्त्रियों को भी मिला। पर अगर हम लोग स्त्रियों के वोट देने के अधिकार का इतिहास अगर करेंगे तो हम कहेंगे कि अमेरिका ने भी अपनी बहनों
देने, सारी बहनों को वोट देने का अधिकार 60 में जाकर दिया। स्विट्जरलैंड ने 70 के दशक में दिया। भारत ने जो है वो अधिकार अपने आज़ादी के वक्त पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि वो आज़ादी लड़ने में हमने भी अपना खून दिया था। समझे ना? जब मैं ये कहती हूँ कि तुम पूरी दुनिया के लिए जब काम करते हो तो तुम्हारी भलाई उसमें निहित हो जाती है, तुम्हारी भलाई भी उसी रास्ते आनी है। पर अगर तुम ये चाहो कि सिर्फ मेरा भला हो और दूसरों के भले की मुझको पड़ी नहीं, तो तुम्हारा खुद का भला संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारा भला दूसरों के ऊपर निर्भर है, आइसोलेशन में नहीं कि भाई मैं अपने घर में खुश हूँ, मैं मुझको कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बाहर जाकर उसी दुनिया में जा रहा है जहाँ पर जो है अशांति है, और उस दंगे में भाग लेता हो या ना लेता हो, रास्ते चले गोली लगी और कोई भलता आदमी कहीं पर भलते की गोली लगी और वो मर गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम ये कहते हैं कि मैं अपना घर संभाल लेती हूँ, बाकी सब मुझको उसकी जरूरत है, पर वो संभव नहीं है। मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी तो इसी समाज में करेगा ना, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मगर समाज में अगर अशांति है तो उसका करियर बन सकता है क्या? समाज में अगर अशांति है तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि हमारे देश में जो अशांति फैल रही है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि उसको अगर शांत नहीं किया गया तो वो बढ़ती है। आग है ना, आग जो है वो एक जगह लगती है तो फैलती ही है। तो हम एक दूसरे की नफरत की आग अगर फैलाते रहे तो मेरे घर को लगेगी कि नहीं? कभी ना कभी निश्चित ही लगेगी। मेरे बच्चों को लगेगी कि नहीं? आज चाहे मुझको नहीं रियलाइज हो रहा है, पर मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़े हो जाएंगे, जो अपना करियर बनाएंगे, उनका करियर शांतिपूर्ण होगा क्या? आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो छोड़ सकते हैं वो देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग नहीं रहा है कि मेरे बच्चे, मेरे पोते, उनको यहाँ पर साफ पर्यावरण, साफ वातावरण, शांतिपूर्ण समाज और एक विकास का जो है नजरिया जो है वो समझ में नहीं आ रहा। सब लोग जा सकते हैं क्या? तो ट्रम्प ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, बोले क्या है ये? भारत में, हमारे अमेरिका में अमेरिका बोल के तो उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। भले चाहे कोई कितना भी जाके हाउडी ट्रम्प और क्या क्या करे, पर उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। और ये दरवाजे सब बंद करते हैं। आप देखिए कि पर्यावरण का जो क्राइसिस हो रहा है उससे बहुत सारी जगह जो है वो जीने लायक नहीं रह जाने वाली। शीतल जब आपको कभी बताएगी तो डिटेल में बताएगी। तो कहेंगे तो वो विस्थापित होके मेरे, आपके, उसके देश में जाएंगे, तो वो लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अपना अपना सोच रहे हैं। मगर प्रकृति तो ऐसा नहीं करती है, प्रकृति सबका सोचती है। तो महिला में वो ताकत है, वो दृष्टि है, वो नजरिया है, जिससे इन सारी चीज़ों को वो समझती है। तो इसीलिए हमको किसी ने कहा कि ऐसा करना है, वैसा न करते हुए हम भी तो सोचें कि कहाँ से आया, क्यों आया होगा। कुछ जो रस्में बनाई गई हैं, कुछ जो तरीके बनाए गए हैं। मैं नहीं कहती हूँ हिजाब में महिलाएं बैठी है, मैं जाती हूँ मीटिंग में बैठी रहती है, मैं नहीं कहती हूँ हिजाब छोड़िए, पर मैं कहती हूँ ये सोचिए तो कि कहाँ से आया होगा, ये क्यों बनाया होगा, इसमें किसका भला छुपा हुआ है, क्या है। हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करें। जैसे मैं कहती हूँ कि अपने समाज में, जो हिंदुओं का जो समाज है, उस समाज में विधवाओं को फिर से विवाह करना जो है अभी थोड़ा बहुत बदला होगा, पर जहाँ से मैं आती हूँ हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। एक बार विधवा हुई तो हुई। जो तलाकशुदा, तो तलाक का भी प्रमाण बहुत बढ़ गया है। तलाकशुदा महिलाएं भी दूसरी बार शादी करना जो है वो मुश्किल रहता है। एकदम नई नवेली नक्कोर बीवी चाहिए कि भाई तो उनका भी विवाह नहीं हो रहा है। उसमें फिर हमारे जैसे भी लड़कियां हैं, शाहिना जी जैसी लड़कियां हैं जो कहते हैं कि नहीं बाबा, हमको शादी नहीं करनी है, हम जो है समाज का काम करें। तो वो महिलाएं कम हो गई। फिर देह व्यापार अलग से है ना, लड़कियों को उधर भी बांटा जाता है कि थोड़ी यहाँ जाएगी, थोड़ी, क्योंकि पुरुषों का जो है मानसिक संतुलन बना रहे, तो उसके लिए एक वेश्याओं का ये खड़ा कर दिया कि जाइए आप अपना जो है आप जो है उधर खाली करिए। क्या है, भ्रूण हत्या कॉमन है, दहेज के लिए प्रताड़ना कॉमन है। आप ये समझिए कि लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियों का पूल छोटा छोटा होता जा रहा है।
इस बात को समझिए, ये समस्या केवल महिलाओं की नहीं है, ये समस्या पूरे समाज की समस्या है कि अब जो है वो लड़कियां है ना, वो सत्यमेव जयते में उन्होंने हरियाणा का एक गांव दिखाया, जिस गांव में एक भी महिला नहीं, सारे पुरुष हैं। उस गांव में कोई महिला शादी नहीं कराती। अगर आप और थोड़ा खोजेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पंजाब, हरियाणा, जहाँ मेल फीमेल रेशियो खत्म हो गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इंटीरियर में महिलाएं खरीद कर घर बसाया जा रहा है। तो ये क्या मतलब, क्या ये समाज का स्वरूप हो रहा है? आप ये क्या ये इमेजिन कर सकती हैं कि जो खरीद के आई हुई लड़की है, जो दो भाइयों के बीच में एक पत्नी को शेयर किया जा रहा है, वहाँ के बच्चे कैसे बनेंगे? वहाँ की आने वाली पीढ़ी कैसी बनेगी? वो महिला खुद की कैसे रह जाएगी? तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को सवाल पूछना, उस दिशा से आने वाली पीढ़ियों को बचाना, उस दिशा से रिवर्स लेके आना, ये काम कौन करेगा? जिसको फायदा हो रहा है वो करेगा क्या, है ना? जिसको उम्र चाहे जो हो जाए, खास करके मुस्लिम पुरुषों के फोटो आते हैं, 80 साल का पुरुष और जो है वो 14 साल की 16 साल की लड़की से शादी हो रही, क्योंकि 4 शादी है। एक्सेप्शन होंगे, मैं नहीं कहती हूँ हर कोई करता है, पर यही चीज़ हिंदू समाज में भी दिखती है कि बड़े उम्र का आदमी जो है वो छोटी उम्र की लड़की से जो है शादी करता है। प्रेम की शादी है, उनको कोई दिक्कत नहीं, हो ही सकता है, उसमें कौन ऐसा सवाल खड़े करने का सवाल। पर बच्ची तो 60 साल के आदमी के साथ प्रेम में पड़े, उसकी संभावना कम है, उसको जो है वो पगलाया गया है, उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। ये सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि ये सवाल महिलाओं का नहीं, ये सवाल हमारे पूरे समाज का। हमारे लड़के कैसे सोचते हैं जब महिलाओं की अपने घर के भीतर पिटाई होती है, तो जो बच्चा वो पिटाई होते हुए देखेगा तो वो बच्चा कैसा बनेगा? तो मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा जो है वो लोग जहाँ लेती है वो बात में नहीं छोड़ती है, बात नहीं करती, थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है, घर का मामला हो जाता है ना। जैसे मेरे बेटे को कोई ये कहे कि भाई ये तो बिगड़ गया है, तो माँ क्या करेगी? तलवार लेके बाहर आ जाएगी, कौन बोल रहा है मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ है। तो अपने लोगों को अपन डिफेंड करते हैं, अपनी कमियां हम खुद नहीं देखते हैं। ट्रम्प कर क्या रहा है कि पूरी दुनिया को मेक अमेरिका अगेन बोलता है कि भाई अमेरिका को, उसको अपनी भाषा में विश्व गुरु